18 जुलाई का दिन देश की सियासत के लिए काफी अहम था। एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी के 26 दलों ने बैठक की तो दूसरी ओर भाजपा की अगुवाई में 38 दल एनडीए की बैठक में शामिल हुए। विपक्षी ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। बैठक के बाद दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। खैर, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष के इंडिया और भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में कौन ज्यादा मजबूत है। बूथ से लेकर संसद तक कौन कितना भारी पड़ेगा। दिल्ली एनडीए के खेमे में 38 राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मोदी ने कहा कि एनडीए मजबूरी वाला नहीं बल्कि मजबूती वाला गठबंधन है। सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था। आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। उधर बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्षी दलों के महागठबंधन को नया नाम मिल गया। इसे अब इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलना कांग्रेस का यूपीए की छवि को दोबारा बनाने का तरीका भी हो सकता है, जिस पर भाजपा ने अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 दलों के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर कोई गठबंधन के लिए एक नाम रखने पर सहमत हुआ है। पहले हमें यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता था, अब हमें भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया कहा जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाने और अगली बैठक मुंबई में कराने का प्रस्ताव भी विपक्ष एकता बैठक में पास हुआ। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. कांग्रेस ने घोषणा की कि इस बार वह नए गठबंधन का नेतृत्व नहीं करना चाहती। खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा, हम राज्य स्तर पर हम में से कुछ के बीच मतभेदों से अवगत है, ये वैचारिक नहीं है। नए समूह के नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 11 सदस्य समन्वय समिति गठित की जाएगी। मुंबई में उस बैठक में तय किया जाएगा कि 11 कौन होंगे, संयोजक कौन होंगे आदि। ऐसे में अब मुंबई बैठक भी अहम बनती जा रही है और राजनीतिक विश्लेषकों से उस पर भी चर्चा करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एनडीए बनाम इंडिया। एक दिन पहले हमने चर्चा की, लेकिन एनडीए की बैठक में क्या निकल करके आ रहा है उस समय तक चर्चा नहीं हुई थी। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या सोचते हैं इस तमाम चीजों को लेकर के। बहुत सारी चीजें हैं कि ये कई तरह की बातें सामने निकल करके आती हैं कि ये कोई गठबंधन होगा, बेमेल गठबंधन है, उससे विचारधारा नहीं लगती, उसके विषय विचारधारा नहीं लगती। मुझे लगता है कि विचारधारा की बात करना तो नाइंसाफी होगी। अब विचारधारा किसी की बची नहीं है। विचारधारा सिर्फ एक ही है, सत्ता की कुर्सी कैसे बन सकती है, उसके अलावा कोई विचारधारा नहीं है। और
अभी भी यही दिखाई देता है। एक दूसरे के लिए ताकत की जोर आजमाइश सिर्फ एक ही है कि सत्ता का रास्ता कैसे पहुंच सकता है उस तक, इस गठबंधन के माध्यम से। पार्टियां ठीक है अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन होगा, मिनिमम कॉमन एजेंडा भी तैयार होगा, प्रोग्राम अलग, एजेंडा होगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी। एक एक सीट की लड़ाई इस कदर होगी कि जिनसे की तरफ लोग देखना पसंद नहीं करते हैं उनकी तरफ बनावटी मुस्कुराहट भी बिखेरनी होगी, उन्हें गला भी लगाना पड़ेगा, और जहां सरकारें हैं उन्हें आरामदायक कुछ सुविधा दी जा सकती है या फिर उन्हें राहत दी जा सकती है, वो भी दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में बेशक स्थितियां कुछ भी होंगी, लेकिन उन छोटे दलों का वजूद जरूर एक बार सामने आ जाएगा, उन्हें जरूर राहत मिलेगी, जिनके लिए कोई चर्चा भी नहीं करता, मीडिया भी नहीं लिखता, लेकिन अब सुर्खियों में, अखबारों के फ्रंट पेज पे उनके भी नाम शामिल होना शुरू हो चुके हैं। 2024 की जंगी कुछ इसी तरह की है, और लोग कहते हैं, मैंने तो नहीं देखा वो चुनाव, बहुत छोटा आवाज ब्रेक हो रही है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उस स्थिति को आप सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि क्या वैसी तस्वीर अभी भी बनेगी जिसमें एक बार ये था कि इंदिरा बनाम आदर्श, और अभी क्या मोदी बनाम आदर्श होगा। तो ऐसी कुछ स्थितियां क्या वर्षों बाद में बन रही हैं, तो उसको लेके हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर यश गोयल साहब जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा, आप काफी सीनियर हैं। क्या स्थिति 1975 में जैसी बन रही थी कि इंदिरा बनाम आदर्श, और अभी भी क्या ऐसा लगता है कि मोदी बनाम आदर्श से आ रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि विचार विहीन कुछ भी नहीं होता। जो भी गठबंधन बन रहे हैं उसके पीछे एक आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी है, एक परिस्थिति है जिसकी वजह से गठबंधन बन रहे हैं, और जिसकी वजह से एक पक्ष इधर है और एक दूसरा पक्ष उधर है। तो ये कहना कि ये कोई अवसरवादी गठबंधन है, ये तो भारत के प्रधानमंत्री का आरोप है। वो जिस तरह की भाषा कल बोले हैं उससे ऐसा ही एहसास होता है कि जैसे परिवर्तन का दौर कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं। हमने 77 देखा है, हमने 80 देखा है, हमने 89 देखा है, हमने 93 देखा है, हमने इतने सारे परिवर्तन देखे हैं, और परिवर्तन गठबंधनों के माध्यम से हुए हैं, वो बिल्कुल देखे। और उसमें वैचारिक स्वरूप होता है निश्चित रूप से, और उसके अलग अलग स्तर, जैसे श्रीमती गांधी का नाम जब लेते हैं तो जब गरीबी हटाओ करके और शासन में आई थी, और उसके बाद में जब फिजल आउट हुई तो जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो तानाशाही के खिलाफ प्रजातांत्रिक ताकतों की एकता का वो नतीजा था, जनता पार्टी का उद्भव और ये सब कुछ। तो सारे सिलसिले इसी तरीके से चले। तो इसलिए ये कहना कि वैचारिक आधार नहीं है, ये गलत है। इस वक्त जो गठबंधन बने हैं, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ ये इंडिया जो बना है, उसका रीजन है एनडीए के ऊपर आरोप है कि साहब उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को, जो सेंटर के इंस्टीट्यूशंस है, उनको अपने उसमें कर लिया। एक अनदेखी तानाशाही काम कर रही है। दूसरी ओर इंडिया वाले जो कह रहे हैं कि हम लोग प्रजातंत्र की रक्षा के लिए राज्यों के, आप कुछ बोल रहे हैं मेरा ख्याल है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं योगेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। तो दूसरी तरफ इंडिया के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बता रहे हैं कि साहब देश के अंदर प्रजातंत्र की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब ब्रेक हो गई हैं। उनको वापस जीवित करने के लिए, नागरिक के अधिकारों को हासिल करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें अपने मतभेद भुलाने पड़ेंगे। तो एक एजेंडा बन गया। ये एजेंडा डेमोक्रेसी के लिए है। दूसरा एजेंडा है कि जो सत्ताधारी दल है उसका दावा यह है कि हम विकास के रास्ते पे जा रहे थे और ये लोग हमें विचलित कर रहे हैं। लेकिन जिस भाषा में चर्चा हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने जैसे तिरंगे झंडे के बीच में बैठ करके और जिस तरह की गालियां प्रतिपक्ष को दी हैं कल, वो बड़ी अपमानजनक लगता है कि ये भारत का प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बोल सकता। क्योंकि हमने बहुत प्रधानमंत्री सुन लिए, हमने अटल जी को भी सुना, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी सुना, इंदिरा जी को भी सुना, और मनमोहन सिंह को भी सुना, और मतलब देखिए इन सबको सुना है। सुनने में हम लोगों ने इतना नीचे जाकर के अपोजिशन को, करप्ट लोगों का गठबंधन, मतलब जो गालियां हो सकती है उन सबका जो इस्तेमाल है वो आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला बना है ये अपने आप में बहुत, और इसीलिए सारा सब कुछ मुझे लग रहा है कि बेंगलुरु में जो फैसला उन्होंने किया इंडिया के नाम से, जैसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, और वो जो इंडिया खड़ा कर दिया, ये संकट पैदा हो रहा है। तो ये हमें ये सब भी देखना पड़ेगा कि जनता क्या ये सब नहीं देख रही है।
जनता के क्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा ओम जी, एक सवाल होगा यहाँ पे। आप इंडिया के लिए कह रहे हैं कि बिल्कुल एक वैचारिक पृष्ठभूमि से सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या एनडीए में जिन लोगों को शामिल किया गया है वो भी वैचारिक उससे मान करके नहीं चलेंगे, हम वो भी एक ही परिस्थितियां बन रही हैं उनके सामने भी। देखिए, एनडीए की मीटिंग पिछले 25 साल में नहीं हुई, एनडीए की मीटिंग तो अब हो रही है। उन लोगों को भी जिनको बहुत पहले कर दिया था, सबको बुला बुला करके बिठाया है, बातचीत की है। प्रधानमंत्री को लगने लगा कि ये संकट का वक्त है, इसमें हमें एकजुट होना चाहिए, तो वो उनको छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए कि उन्होंने तो अपने आप को पहले से ही स्वतंत्र रूप से अलग कर लिया और सारा सिलसिला अलग है उनका। लेकिन जो चर्चा प्रधानमंत्री करते रहे वो चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री बंगाल की तकलीफों को लेकर के बहुत बात बोल रहे थे, लेकिन मणिपुर के बारे में एक शब्द भी नहीं है। उन्होंने जो लांछित किया है प्रतिपक्ष को, कि कहा कि ये कैसे अपने आप को एक जगह बैठ जाते, और वो भी नाटकीय मुद्राओं के साथ में। आपने अगर कल देखा है, सुना है प्रधानमंत्री को, तो आश्चर्यजनक लगता है कि ये। चलिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओम जी ने कहा कि एक वैचारिक साझा कार्यक्रम किया जा रहा है जो इंडिया बन रहा है, लेकिन एनडीए में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में ये बात अभी कहीं वैचारिक स्थितियां बची हुई हैं कहीं पे? योगेंद्र जी, देखो, अपने विचार है, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, वैचारिक तो कुछ भी नहीं, खत्म, बिल्कुल नील। सबको चाहिए कुर्सी, सत्ता का लोभ मोह। पूरा तरह से ये हो रहा है। जो ये बोलते थे कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, सेवा करने का माध्यम है, वो कुर्सी पर आ गया। और जहां तक बात ये हो रही है कि साहब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा भ्रष्टाचारियों के ये है ना, तो कोई भी कम नहीं है, ना प्रधानमंत्री कम है। राहुल गांधी बोलता था प्रधानमंत्री चोर है, प्रियंका गांधी बोलती थी कि अरे ये तो देश का प्रधानमंत्री कायर है, अरे कायर प्रधानमंत्री के लिए सब। तो वो छोड़ सर, वो तो हालात ये हो गए देश में कि बिल्कुल एक दूसरे की मतलब जवान तो एक दूसरे नेता के लिए रुक ही नहीं रही, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे अपोजिशन के बड़े लीडर हो। वैचारिकता की बात करूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं हरियाणा का। जननायक जनता पार्टी जो अब आज मोदी जी के साथ वहां कल अशोका होटल में गया था आदित्य चौटाला में, जब इनने चुनाव लड़ा तो कसम खाई, हम कसम खाते हैं कि भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे। आज वही डिप्टी सीएम है, उनके 2-3 मंत्री हैं, वही आज मोदी जी के साथ अशोका होटल में मतलब चाय पी रहे थे। तो वैचारिकता का कहाँ सर हो? आप खुद इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप चाहे बुद्धि। आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? तब बताऊं, जवाब दूं तत्काल? आपसे नहीं सर, मेरे विचार है सर। आपके मेरे को कह रहा तो आप हमारे सम्मानीय है सर। ना, मैं तो आपने कहा कि मेरे विचार है, आप सम्मानीय है सर। तो वो सर, हमें आपकी सर मेरी हिम्मत ही नहीं जो आपकी काट कर दूं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ऐसे? दूसरा सर, मैं ये बात क्लियर करूं, वैचारिकता आप केरल में क्या हो रहा है, केरल में लेफ्ट क्या कर रही है ना, ममता बनर्जी और उसका ये, और वहां सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और वहां जाके आप आपस में चाय पी। तो वैचारिकता आप शिवसेना कांग्रेस के साथ जो कहते बाल साहब ठाकरे के बयान आप देख लीजिए कि शिवसेना खत्म हो जाएगी, मैं पार्टी खत्म कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के नहीं जाऊं। सर कहाँ वैचारिकता रह गई? लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट और कर दूं यहाँ योगेंद्र जी, कि अब देश में 3 जगह मंथन हो रहा है। यही ना समझे आप कि इंडिया में मंथन हो रहा है, एनडीए में मंथन हो रहा है, अब देश की जनता में भी मंथन शुरू हो गया है, बुद्धिजीवी वर्ग में भी मंथन शुरू हो गया है लोगों में। यार इनने क्या समझ रखा है देश को? इनकी कोई वैचारिकता ही नहीं। इनको सत्ता के लिए ये पहले तो लड़ते हैं चुनाव अलग अलग, और बाग दूसरे को गाड़ी देते हैं, और जब कुर्सी लेनी होती है तो एक साथ बैठ जाते हैं। ये क्या चीज है? आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे पूरे की। तो जनता भी इस बात को मंथन कर रही है सर पूरी तरह कि ये क्या राजनीति हो गई है, देश की राजनीति का स्तर कितना गिर गया है, इसको कैसे जनता को सुधारना चाहिए। अब जनता के लिए ये अच्छे नहीं है। अब जनता चुनेगी कम बुरा छांटेगी। जनता के लिए दोनों बुरे हो चुके हैं। जनता को वोट तो देना मजबूरी है, लोकतंत्र है, संविधान है, सरकार चलानी है, देश चलाना है। तो जनता अच्छा किसी को नहीं मान के इनमें से कम बुरा छांटेगी। आप देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ी क्रांति देश में आने वाली है, आपको बता दूं मैं। क्योंकि कोई वैचारिकता 38 हो गई, 38 हम हो गए, 26 हम हो गए, अरे क्या मामला है? और उनके कोई विचारधारा वाले हो ही नहीं।
पहले आइडियोलॉजी की बात करते थे, हट गए, इंडिया जीतेगा साहब, एनडीए जीतेगी साहब, जनता भी बैठी है सबक सिखाने को, जनता उसको ही चुनेगी। आपको मैं देख रहा हूँ क्रांति आएगी, क्योंकि 3 मंथन शुरू जब हुए हैं, ये मैं एक बुद्धिजीवी से बात कर रहा था दिल्ली में, बहुत बड़े, बहुत ही ज्ञानी और अच्छे निष्पक्ष आदमी है, उनने कहा प्रमोद भाई ये मंथन 2 जगह सोच रहे हैं कि बेंगलुरु में मंथन हो गया, अशोका होटल में मंथन हो गया, लेकिन मंथन 3 हो रहे हैं। अब जनता भी इनको समझ चुकी है और जनता भी टीवी पे देख रही होगी किस तरह के इनके, पहले कहते थे मैं अकेला मैं अकेला, अब 38 क्यों लिए, 38 क्यों लिए, मैं अकेला, वो तो 38 क्यों लिए। और उधर वो करते थे कि ना इनके साथ तो हम नहीं जाएंगे, 26 मनाने के लिए उनको बुला लिया उन्होंने, 26 बंगलोर में, बम्बई में शरद पवार जी भागे, अजित पवार का घोटाला हो गया तो वहां के बंगलोर। तो सर ये जो चीजें हैं आप देखना, ये है ना, अब इसको मीडिया का जमाना आएगा और मीडिया ही बचाएगा देश को, और मीडिया को जो ये बदनाम कर रहे हैं, मीडिया के लिए कह रहे हैं कि जी वो हो गया। आप देखना ये क्रांति आएगी 3 मंथनों। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। क्या लगता है एनडीए आपके साथ से इंडिया होगा, तो क्या कुछ लगता है? अभी प्रमोद जी ने कहा कि केवल मंथन 2 जगह नहीं 3 जगह मंथन हो रहा, पब्लिक भी तो अपना कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेगी। ऐसा तो नहीं लोकतंत्र के लिए 5 साल चलाने के लिए किसी को चुनकर के भेजती है, और बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मोदी जी ने कहा, ओम जी ने कहा कि ये एक वैचारिक पृष्ठभूमि के लोग एकजुट होकर के 26 दलों के रूप में इंडिया बनाया है उन्होंने। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से राजनीति में जीत सबको अच्छी लगती है, और जीत के लिए निश्चित रूप से जो खंड खंड में बटे हुए थे एक साथ जुट करके आ रहे हैं। तो देखिएगा निश्चित रूप से तानाशाह जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जो कुछ कह रहे थे कि मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही करूंगा, लेकिन आज वो 38 नहीं, वो 41 बता रहे हैं। वो एक एक लोगों को भी, अगर एक एक सांसद भी जीता हुआ है, वो तो हनुमान बेनीवाल नहीं जा पाया होगा, नहीं तो हनुमान बेनीवाल के लिए क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल भी होगा, उनको देंगे, मलाई भी देंगे, भाई बैठे रहो आप कम से कम। अब बताइए कि अगर इंडिया जो नया गठबंधन हुआ है उससे अगर चिंता नहीं है प्रधानमंत्री जी को, तो फिर उसके साथ के साथ बैठक करके आप ये क्यों जताना चाह रहे हो कि मेरे पास भी इतने दल है? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री में चिंता का हो गया, चिंता हो गई कि भाई आगे अगर एकता के सूत्र में चुनाव लड़े तो हो सकता है हमारी पार्टी में जो पहले कहते थे हम तो 2/3 बहुमत से जीतेंगे, जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह की स्थितियां बन रही है, और देखिए वो तो कह रहे हैं खुद ही कि हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन हम भारत को बचाने के लिए, खुद का अस्तित्व को बचाने के लिए, चाहे भले सरकार बनेगी नहीं बनेगी बात अलग है, लेकिन एक बार मोदी जी को चुनौती देने की स्थिति में तो आ गए आप देख लीजिएगा। और देखिए सोनिया गांधी का बेंगलोर में पहुंचना, सोनिया गांधी के प्रति सबका समर्पण भाव है और कोई विवादित नहीं होगा। अगर सोनिया गांधी तैयार हो जाएंगे अगर उसके लिए नए गठबंधन के अध्यक्ष बनने के लिए, तो कोई विवादित नहीं। उनको पता है प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी करेगी नहीं सोनिया गांधी, इसलिए उनके नाम पे तो कोई विवाद नहीं होगा, या नीतीश कुमार, दोनों में से एक व्यक्ति। अब देखिएगा अभी कह रहे हैं कि अब मुंबई में जाकर के हम तय करेंगे कि भाई ऑफिस कहाँ पर हो, या 11 समन्वय समिति के लोग कौन कौन होंगे, तो कुछ तो निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि निकल नहीं पा रहा हो। पहली बैठक में कुछ बना के भाई गठबंधन का नाम क्या होगा, दूसरी में नाम आ गया, तीसरी में अगर ऑफिस और ये सारा तय हो गया और चलना शुरू हो गए, तो देखिए कुछ भी हो, चलो भले कुछ भी हो, अलग अलग दल अलग अलग अभी बिखरे हुए तरीके से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बिखराव रहता है। मोदी जी के साथ एक साथ खड़े हो गए, ये तो बात सही कि कांग्रेस बड़ा दल के रूप में सामने आएगी, कांग्रेस जीतेगी जब एक दल एक साथ लड़ेंगे। नहीं तो कांग्रेस देखिए प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना पा रही है, जो कि सत्ता में रहती थी लंबे समय तक, प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना पाए अकेले रह करके। तो इसलिए ये ठीक है, अगर सद्बुद्धि आई है और सोनिया गांधी सक्रिय हुई है। देखिए सोनिया गांधी तो सक्रियता दिख नहीं रही थी, अगर सोनिया गांधी ने पहुंच करके डिनर दे करके दिखा दिया कि मैं सब साथ हूं, तो आने वाला भविष्य ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे वही होगा सब कुछ। 9 साल बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उनको कहना पड़ा कि मेरे पुराने गठबंधन को ढूंढो और वापस से इकट्ठे करो। अब चिराग पासवान को मंत्री बना देंगे, बाकी कईयों को मंत्री बना करके दिखाएंगे कि देखिए हमारे साथ लोग बैठे और बैठे रहो, जाओ मत कहीं पे। और माला पहना करके क्या जताने की जरूरत पड़ी थी प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी की माला सबने मिलकर के पहना दी उनको, भी पहनो, आप दिखा दिया कि हाँ हम आपके साथ हैं। चलिए वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, अपनी अपनी एक
व्यू रचना कहें, रणनीति कहें या प्लानिंग कहें, उसी का एक हिस्सा होता है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनका स्वागत करना है। प्रधानमंत्री भी होता है। खैर, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, डॉक्टर यस गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। गोयल साहब, सारी चीजें हैं, एक जाजम पे बैठने की कोशिश भी की जा रही है और सारी बातें हो रही हैं। बात ठीक है, प्रमोद जी ने सही कहा कि 3 जगह विचार मंथन चल रहा है कि कुछ दिन पहले गाली दी जाती है। गाली इस वजह से कह रहा हूं मैं, किसी की आलोचना करना आजकल गाली लगती है। प्रधानमंत्री जी खुद भी कहते हैं कि मुझे गाली दी जाती है, तो उसी तरह से मैं गाली शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूं। इधर अगर विपक्ष की कोई बुराई करता है सत्ता पक्ष से, तो उनको गाली लगती है। तो अपन भी गाली शब्द को अगर उनको शूट करता है तो यही बोल देंगे कि जो एक दूसरे के खिलाफ, हम तो ये कहेंगे कि आलोचना, जिसका विरोध करते रहे हैं, वो लोग एक जाजम पे बैठेंगे। 3 दिन पहले किसी को स्कैमर बताते हैं, 4 दिन बाद में उसको गले लगा लेते हैं, वेलकम करते हैं। खैर, देश ये तस्वीरें देख रहा है। शायद यही वजह होगी कि मंथन, जो प्रमोद जी कह रहे हैं कि लोग भी विचार करने लग गए। लेकिन क्या लगता है कि मानसून सत्र जो है उसमें एकता कहीं दिखाई देगी, या फिर वो कोई मायने नहीं रखती है कि फ्लोर मैनेजमेंट तो अलग तरह का होगा लेकिन इलेक्शन की तस्वीर कुछ अलग होगी? योगेंद्र जी, जो पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है उसमें निश्चित रूप से बदलाव नजर आएगा। और अभी जो ईडी का, सीबीआई का और एनआईए का, इन सब का जो वो रौब चल रहा था, वो उसमें कमी आएगी। अभी 21 को जब राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट से जो भी जजमेंट आएगा, उसके बाद और इक्वेशन चेंज होंगी, उसको मत भूलिए। तो पार्लियामेंट का जो सेशन है, मानसून सेशन, वो टमाटर से शुरू होकर के कहाँ खत्म होगा कोई नहीं जानता, कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा। मोटी सी बात ये है कि एक ने इंडिया बनाया है और एक एनडीए बनाया है। जिन्होंने एनडीए बनाया है, जो 38 लोग कह रहे हैं, उसमें से 25 पार्टियों के तो एमपी नहीं है लोकसभा में। कहाँ से खड़े करोगे आप? आदमी खड़े करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा कि सब पत्रकार हैं, आ जाओ भाई खड़े हो जाओ, अपोजिशन में हमें बंगला चाहिए, मकान चाहिए। ऐसा नहीं है। उनके पास अगर 26 हैं तो 26 दल होंगे। तो ये जैसा सब हम लोग कह रहे हैं, ओम जी ने भी कहा, प्रमोद जी भी ने कहा, श्याम जी ने भी कहा, ये बदलाव के संकेत हैं कि 9 साल में ऐसी स्थिति आ गई इस गवर्नमेंट की, जो 9 साल के उत्सव मना रही थी, उसकी ऐसी स्थिति आ गई तो उसको ये दल बताने पड़ रहे हैं एनडीए, जो छोड़ छोड़ के भाग गए सारे। वो आरएलपी वाला भी जा सकता है अगर वो 2-4 एक्ट वापस ले लें तो ये मजाक सी लगती है। और पब्लिक सोचेगी, आज मीडिया सोच रहा है, हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, सब पब्लिक सोच रही है, ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आरएसएस से तो पूछ लेते कि ये 38 बना रहे हैं, वापस क्या करेंगे, इनका किस किस को कुर्सी देंगे? कितना टाइम बचा है? हार्डली 1 ईयर बचा है उनके 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा के। तो ये एक संकट की स्थिति है। और दूसरी चीज ये है कि दोनों के लिए, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों के लिए प्रॉब्लम आनी है। टिकट का बंटवारा कैसे होगा? 11 लोगों की समन्वय समिति बनेगी, वो कैसे बनेगी? अच्छा, उस तरफ तो चलो ये है कि 38 के 38 ये कह देंगे कि हमारा नेता एक, हमारा चेहरा एक, मोदी हमारा सबका चेहरा है। कौन इनमें जो 26 दल हैं, इनमें कहाँ से चेहरा लाओगे आप? किसको प्रोजेक्ट करोगे? ठीक है, सोनिया गांधी चेहरा एक मुद्दा हो सकता है सर, चेहरा एक मुद्दा जबरदस्त होगा, जबरदस्त होगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ऐसा तो है नहीं कि 26 दल ये कहेंगे कि हमें तो कांग्रेस के नाम से वोट दे दो, तो ममता का दल कहेगा हमें इसके नाम से दो, आप कहेगा हमें इस नाम से दे दो। सब जनता ये पूछेगी कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन है? उनके पास तो पीएम कैंडिडेट है। वोट कम ज्यादा हो सकते हैं, हार जीत ज्यादा कम हो सकती है, पर एक ये इशू सबसे बड़ा आएगा कि चेहरा कहाँ से लाओगे आप? किसको प्रोजेक्ट करोगे एज ए सीएम, पीएम? या सारे लोग इंडिया जो पार्टी बना रहे हैं, यूनाइटेड अलायंस बनाया इन्होंने, क्या ये इलेक्शन कमीशन से स्वीकृति लेकर के इंडिया लेवल से सारे के सारे चुनाव लड़े? तब तो बात है। जैसा भी तो इंडिया लड़ेगा, जब हम जीत जाएंगे उसमें से एक आदमी चुन के ले आएंगे, वो हमारा पीएम हो जाएगा या जो भी होगा, उसको हम लीडर ऑफ अपोजिशन बना देंगे अगर वो हुआ। पर जब इंडिया के पीछे सारे दल अलग अलग खड़े हैं 26, और 26 के 26 लड़ेंगे, तो कैसे समन्वय होगा? इससे बिग टास्क, आसान नहीं। पहले दूसरी बात थी, जब इंदिरा गांधी के टाइम में या राजीव गांधी के बाद में, या जो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे उनके बाद में, या चरण सिंह आए थे, वीपी सिंह आए थे, उस जमाने अलग थे। उसमें गठबंधन जो मेन पार्टी थी वो वीक हो गई थी। या मेन पार्टी वीक नहीं हुई है, मोदी गवर्नमेंट वीक नहीं हुई है, वो घबराई हुई है। तो जब वो पहले तो वो तो क्या वीक हो गई थी, इसलिए सारे गठबंधन जुड़ गए, बेरोजगारी के नाम पे, आरक्षण के नाम पे,
किसानों के नाम पे सब जुड़ गए। अब का मुद्दे हैं, अब तो सिर्फ इसके लिए जुड़ रहे हैं ये सारे के सारे। जो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं नेशनल, इनका डर ना बने, इनको हमारे पे मत चढ़ाओ। बाकी तुम चाहे 10 बार बन जाओ पीएम, कौन सा फर्क पड़ने वाला है। अननेसेसरी रेट। अब दिल्ली वाला क्यों हल्ला मचा रहे हैं? दिल्ली गवर्नमेंट इसीलिए तो हल्ला मचा रही है कि वो जो आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं वो हमारे पे लागू मत करो। वो नहीं करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, उनके उसको छोड़ दो आप, उनके डिप्टी सीएम को, आज ठीक हो जाएंगे। महाराष्ट्र में तो ऐसा कॉकटेल बना हुआ है कि पता ही नहीं चलता कौन क्या बन रहा है, कब बनेगा कब हटेगा। अब अच्छा, बीएसपी जो बहुत बड़ी पार्टी होती थी वो गर्त में चली गई, गर्त में सहन मिल गई, चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। पॉलिटिकल स्टैंड है कहाँ? मुस्लिम के जो नेता हैं वो आप जानते हैं, ये तो माना जा सकता है। यहाँ आप ही चारों अपने अपने विचार हैं आप लोगों के। यहाँ ये तो माना जा सकता है कि 2024 का जो चुनाव होगा हर आम चुनाव की तरह नहीं होगा, एक अलग तरह का चुनाव होगा। ओम जी, माना जा सकता है जी। देखिए उसका जो भविष्य है वो ये जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं ना 4-5, ये तय करेंगे 24 का चुनाव। अब ये मत भूलिए, ये तो गठबंधन वगैरह तो बन गए, ये जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं इस साल जितने भी असेंबली के, वो भविष्य तय करेंगे 24 का। जैसे कर्नाटका ने इनको हिलाया हुआ है, ऐसे ही इनमें से कितने स्लिप होते हैं, कितने नए बनते हैं, वो 2024 की रूपरेखा तैयार करेंगे। और ये जो 26 ओम जी क्या बात, ओम जी क्या लगता है आपको? मैं कह रहा हूं कि जो काम बहुत मुश्किल था सन 77 में एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेने का, सब आप सभी से गुजारिश है कि टाइम हो रहा है, अब बहुत शॉर्ट में 30 सेकंड एक मिनट में खत्म करता हूँ। वो जैसे इकट्ठे हो गए थे, उसके बाद में उन्होंने मुरारी जी भाई को अपना लीडर बना करके सारा सिलसिला किया। मैं कहता हूं वैसे ही सिचुएशन आज है। आज भी जनाधिकारों का मामला है, राज्यों का अधिकारों का मामला है, राज्यों के साथ में टकराव का मामला है, जिसको कि केंद्र की सरकार स्वीकार नहीं कर रही। तो उसी तरीके से इकट्ठे हुए हैं और उसी के लिए सारा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ज्यादा मुश्किल ये जो एक इसमें सबसे मुश्किल काम नजर आ रहा है वो है कि ये जो सीट शेयरिंग का जो सिलसिला होगा वो अपने आप में दिक्कत देखा, लेकिन ये सारी दिक्कतें आपके जनाधिकारों के मामले पर और राज्यों के एक के मामले पर बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि 77 का मॉडल यहाँ अलग किस्म से है, उसी मॉडल के माध्यम से, और जनता में सोच चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप, जनता सोचने लगी है कि मजाक क्या चल रहा है, किस तरीके से। आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ईडी के ऊपर कि आप बघेल के खिलाफ जो जिस तरीके से कर रहे हैं, डराने का सिलसिला नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये स्वीकारने लगा है कि जो केंद्र की सरकार है वह अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है राज्यों के मामले में, दिल्ली के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करके उनके अधिकार छीन रही है, जो सबसे ज्यादा। तो ये इन सारी बातों को लेकर के ही सारा सिलसिला आगे चला। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, सीट शेयरिंग और चेहरे की बात आएगी इसमें, क्योंकि देखिए एनडीए में दिक्कत मुझे इस वजह से ज्यादा नहीं लगती कि जिन लोगों के पास में कुछ नहीं है वो प्रधानमंत्री को एक प्रभावशाली लीडर तो मानते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वो देखते हैं कि चले कि इतने बड़े, यूं कहूं कि बरगद के पेट के नीचे हम भी चल रहे हैं, कोई नहीं, अगर कुछ जो हाथ लगेगा वही ठीक है, नहीं तो हमारा नाम तो हो ही जाएगा। सरकार बनी तो ठीक है, नहीं तो किसका ईमान धर्म है, दूसरी पार्टी में घुस जाएंगे। देखो योगेंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गोयल साहब ने बड़ी अच्छी अब ये बोल रहे थे कि चेहरा, वास्तव में चेहरा है, चेहरा तो है ही नहीं, दो ही चेहरे हैं। उधर तो नरेंद्र मोदी हैं और इधर राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी जी हैं। बाकी जो 38 पार्टियां थी उधर 26 हैं, उसमें काफी पार्टी तो ऐसी हैं जिन्होंने राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया होगा, तो दिन भर जेब में रखा होगा कि आज किसी से नहीं मिलाना, आज तो उनसे हाथ मिला के आए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी इनको मिल नहीं सकते थे सरकार को। तो ये चेहरा कोई है, चेहरा तो आपको भी दिख रहा है कि कांग्रेस में तो राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी चेहरा होंगी और उधर नरेंद्र मोदी होंगे। टकराव तो गांधी परिवार और मोदी का ही होगा, और अगर मोदी जी को जमीन दिखाने का कोई काम करेगा तो गांधी परिवार ही करेगा। भले ही जीत किसी की हो, हम ये जज नहीं है कि हम मोदी जीतेंगे ये जीतेंगे, वो जनता जनार्दन फैसला करेगी। लेकिन टकराव गांधी परिवार में होगा। अगर इन्होंने किसी और को चेहरा बनाया 2600 में गांधी परिवार का अलावा, तो सक्सेस नहीं होंगे। आज जन टीवी में कह रहा हूँ दावे से जी। चले श्याम जी क्या लगता है कि दोनों ही तरफ, क्योंकि देखिए मुझे एनडीए में अड़चन कहीं दिखाई नहीं देती है। एनडीए कोशिश ये करेगा कि इन दलों में से कुछ टूट करके अगर और आ सके कुनबे में तो ज्यादा ठीक होगा।
जेपी नड्डा साहब ने तो कह दिया इधर 26 लोग मिलकर भानुमति का कुनबा जुड़ा रहे हैं। अभी आप 38 लेके बैठे हो तो गले कैसे उतरेगा कि आपका कुनबा तो सांप कुनबा और उनका भानुमति का कुनबा है। खैर वो उनकी अपनी बात है, लेकिन कहाँ लगता है कि अड़चन यहाँ पे आ सकती है? देखिए योगेंद्र जी, एनडीए तो केवल कैंडिडेट ढूंढेगा चुनाव लड़ाने के लिए कि किसी तरह से इनमें विविधता दिखा दे कि देखे इनके हमारे खिलाफ इनके खिलाफ भी खड़ा हुआ है, तो ये वो तो अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनाए हुए हैं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से 16 से 26 होना मतलब संकेत है कि कुछ ना कुछ आपके खिलाफ एक तैयारी हो रही है, और तैयारी के साथ साथ अगर सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो बड़ी पार्टी तो कांग्रेस लड़ेगी, और कांग्रेस को कह रहे हैं कि 370 सीट 543 में से 370 सीट कांग्रेस को दे दो और बाकी बचती है तो वो सब ले लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने अपने एरिया में लड़ना चाहते हैं, अलग जाना ही नहीं चाहता। कांग्रेस तो फैली भी है इसलिए अलग अलग राज्यों में उनकी सत्ता आ गई, 4 जगह तो सत्ता है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल। तो लेकिन आप जो कह रहे हैं इस बात पे सब लोग एग्री हो पाएंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग की सबसे बड़ा अड़चन और एक चेहरे की बात होगी। तो चेहरे में तो हो सकता है कि ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन सीट शेयरिंग की जो बात है वहीं पे दिक्कत आएगी। देखिए शेयरिंग हो जाएगी, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ सीटों को लेके आएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको पता है कांग्रेस हम जीत नहीं सकते। बिल्कुल। चले एक बार डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। वैसे जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सारे लोग कहीं ना कहीं सताए हुए या पीड़ित हैं, इसको कोई डाउट नहीं, किसी को खारिज भी नहीं किया जा सकता। एक बड़ी वजह है कि एकजुट हो पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी किसी से हाथ नहीं मिलाती, वो अपने तरीके से अपने धुन में चलना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही अध्यादेश लेकर के आया गया उसके बाद में उसे लगा कि फिलहाल तो कुछ भी हो, अगर अकेले रहेंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे। आज रास्ता है कि मिला के चलें। वो नीतीश के माध्यम से जा सकते हैं, डायरेक्ट कांग्रेस से नहीं मिल सके तो कांग्रेस ने भी अब कंप्रोमाइज कर लिया कि हम आपके साथ रहेंगे। उधर शरद पवार से लग सकते हैं। शरद पवार के पास में बेशक उनके भतीजे छिटक के चले गए, लेकिन आज भी उनकी अपनी एक रेपुटेशन है शरद पवार की। तो यहाँ ये लगता है कि सताए और पीड़ित लोग हैं, इनके सामने सीट शेयरिंग और चेहरा कोई मायने नहीं रखेगा। कैसे भी करके फिलहाल एक ही एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी को साइड करना है। लगता है आपको ऐसा? जो मेन बात है वो तो यही है कि किसी तरह से सेव इंडिया, वो जो कह रहा है, इंडिया वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सेव इंडिया, दे आर नॉट सेइंग सेव नेशन फ्रॉम मोदी, वो कह रहे हैं सेव इंडिया। तो जब सेव इंडिया होगा तो नेचुरली वो बिना मोदी जी के ही होगा, उनका है। पर जो सबसे बड़ी जो गंदी बात लग रही है, जैसा शुरू में ओम जी भाई साहब ने कहा कि जिस तरह के ये एलिगेशन लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, वो बहुत ही अभद्र हैं। मतलब गले नहीं उतरते कि ऐसी क्या जल्दी आ रही है कि वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, अखबारों में दोनों तरफ ये छप रहा है वो छप रहा है। क्यों गालियां दे रहे हो भाई? तुम सत्ता में हो, 9 साल से हो। चले मैं माफी चाहूंगा सर, समय का 2014 के बाद आपने देश को संभाल लिया है। डॉक्टर साहब रोकना चाहूंगा, समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जिस बात को लेकर के अक्सर कहा जाता है, मीडिया भी कहता है कि 2024 के फाइनल से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल पास करना होगा, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2024 इस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है कि 2023 में और 24 बिगिनिंग में जो चुनाव होने वाले हैं असेंबली के, वो तो नेपथ्य में, यानी कि पीछे चले गए। कोई नजर में दिल्ली इन दोनों मीटिंगों का, इन दोनों दलों का जो इंडिया है और एनडीए का प्रभाव इन इलेक्शनों पे भी पड़ेगा। लोग जैसा ये कह रहे हैं प्रमोद जी, चर्चाओं में, लेकिन चर्चाओं में कैसे भी हो 2024 से मायने रखेगा, असर पड़ेगा। लोगों के मन में आएगा यार ये एनडीए को कहां से साथ। चलो मैं माफी चाहूंगा सर, तमाम अतिथियों से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।